जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी नागलोक के राजा वासुकी और राजा परीक्षित की कहानी। इस कहानी में आप सुनेंगे कि नागलोक के राजा कितने शक्तिशाली थे, जिन्हें तक्षक नाग, बुरिया नाग के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी में आप जानेंगे कि नागलोक के ये शक्तिशाली सांप पृथ्वी लोक के राजा परीक्षित की जान के पैसे क्यों थे। इस कहानी को आप पूरा ध्यान से और अंत तक सुनना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करना। एक समय की बात है कि नागलोक के राजा बाशिक का मन एक दिन शिकार खेलने को हुआ। राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में पहुंच गए। लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वी लोक के राजा पारिक भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। थोड़ी देर बाद में राजा बाशिक को शिकार के लिए एक हिरण उछल कूद करता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही राजा बाशिक ने उस हिरण को देखा तो उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। दूसरी तरफ पृथ्वी लोक का राजा पारिक का ध्यान भी उसी हिरण की तरफ चला गया। उन्होंने भी अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया, यानी कि दोनों राजा एक ही हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक हिरण तो झाड़ियों में अचानक से छुप गया, लेकिन दोनों राजा एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक दूसरे को देखकर दोनों राजा हंसने लगे, क्योंकि दोनों ही हिरण का शिकार करने में असफल हुए थे। दोनों राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और एक दूसरे का अभिवादन करके कुछ देर तक विचार विमर्श करने लगे। राजा पारिक कहने लगे कि राजन, क्षमा करें, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। कृपया करके आप अपना परिचय हमें दें कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो राजा पारिक की बात सुनकर राजा बाशिक ने कहा कि राजन, मैं तो नागलोक का राजा बाशिक हूँ और आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। कृपया करके आप भी अपने बारे में बताएं। तो राजा पारिक ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक का राजा पारिक हूँ और आप ही की तरह मैं भी आज शिकार करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। इस तरह बातचीत को आगे बढ़ाते हुए राजा बाशिक कहते हैं कि मित्र, मेरे हृदय में एक विचार आया है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं तुम्हें बताऊं। तो यह सुनकर राजा पारिक ने कहा कि मित्र, आपका जो भी विचार है मुझे खुलकर बताइए। आज मैं आपसे मिलकर बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए मैं आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो राजा पारिक को इतना खुश जानकर राजा बाशिक ने कहा कि मित्र, मेरा विचार है कि आज हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने खुश हैं, क्यों ना हम इस दिन को यादगार दिन बना दें। तो राजा पारिक बोला कि वो कैसे मित्र। तो राजा बाशिक बोले कि देखो, आज हम नए नए मित्र बने हैं, तो मित्र होने के नाते हम भी कभी कभी मिल पाएंगे, किंतु यदि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाए तो हम जब चाहें एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो राजा पारिक ने कहा कि यह आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे संभव है, आप मुझे बताइए। तो राजा बाशिक ने कहा कि देखो मित्र, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। आपकी नई नई शादी हुई है और मेरी भी अभी शादी हुई है। यदि आपकी रानी लड़के को जन्म देती है और हमारी रानी लड़की को, तो हम दोनों उनका रिश्ता पक्का कर देंगे। और यदि आपकी रानी एक लड़की को जन्म देती है और हमारी रानी लड़के को जन्म देती है, तो भी हम ये रिश्ता पक्का कर देंगे। यदि हम दोनों के यहाँ लड़के या लड़कियाँ जन्म लेती है तो हम मित्र तो हैं ही, उस दिन हम धर्म भाई का रिश्ता बना लेंगे। तो राजा पारिक भी राजा बाशिक की मित्रता में इतने डूब चुके थे कि उन्हें यह विचार बहुत ही पसंद आया। फिर दोनों खड़े हुए और गले मिले। गले मिलते हुए एक दूसरे से बोले कि आज हमारी जो भी वार्ता हुई है उसे भूल ना जाना, जो वादा किया है उसे हमेशा याद रखना। फिर दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय धीरे धीरे अपनी दिशा की ओर बढ़ता चला गया। इधर दोनों राजाओं की रानियों को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हुए। राजा पारिक के यहाँ लड़के ने जन्म लिया। राजा पारिक ने महल और दरबार में ढोल नगाड़ों से खूब खुशियाँ मनाई, गरीबों को दान दिया और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया गया। तो बच्चे की सारी कुंडली देखने के बाद में पंडित बोले कि महाराज, राजकुमार बहुत ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसीलिए हम उनका नाम परीक्षित रखते हैं। राजा पारिक ने कहा कि बहुत ही सुंदर नाम है।
हम आज से कुंवर को परीक्षित ही बुलाएंगे। और उधर नागलोक में राजा बासिक अपने दरबार में मंत्री गणों के साथ गहन वार्ता में व्यस्त थे। तभी एक बांदी दरबार में आई और बोली कि महाराज की जय हो। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि महल में रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या को जन्म दिया है। इतना सुनते ही राजा बासिक के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। राजा गहन चिंता में डूब गई। बांदी तो चली गई। दरबार में एकदम से सन्नाटा छा गया। राजा को इस कदर खामोश देखकर मंत्री गणों ने पूछा कि महाराज क्या बात है? इतनी खुशखबरी की बात सुनकर भी आप खामोश हैं। कृपया करके हमें बताइए ताकि हम भी उस पर विचार कर सकें। लेकिन राजा तो गहन चिंता के अंधकार में डूबे थे। मंत्रियों के यूं बार बार पूछने पर, प्रार्थना करने पर राजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने राजा पारीक के साथ हुई अपनी यादगार मुलाकात के बारे में सभी को बता दिया। तो राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, महाराज इसमें चिंता करने की क्या बात है? यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी राजकुमारी पृथ्वी लोक के राजा पारीक के घर की बहू बनेगी। हम धूमधाम से राजकुमारी की शादी करेंगे। तो मंत्री गणों की ये बात सुनकर राजा बासिक ने कहा कि हम ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम राजा पारीक के यहाँ लड़की ब्याहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिर हमेशा झुका ही रहेगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। लड़की वालों को हमेशा झुककर चलना पड़ता है। हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब हम वादा खिलाफी भी नहीं कर सकते। इस परिस्थिति ने हमें चिंता के बादलों से घेर दिया है। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम हमारी लड़की का विवाह पारीक के लड़के के साथ कभी नहीं करेंगे। राजा ऐसा मन में विचार करते हुए गद्दी से खड़े हो गए और महल की ओर चल दिए। जैसे ही राजा बासिक महल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रानी बड़े ही प्यार से इन लड़की को दुलार रही थी और बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। सभी बांदियां रानी और राजकुमारी पर पंखा डोल रही थी। वहां का वातावरण बहुत ही खुशनुमा था। सारी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अचानक राजा को आया देखकर सारी बांदी व नौकर कक्ष से बाहर चले जाते हैं। फिर राजा रानी के पास बैठ जाते हैं और लड़की को गोद में लेकर कहते हैं कि रानी, वास्तव में राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, लेकिन तो रानी ने घबराते हुए कहा, लेकिन क्या महाराज? तो राजा बासिक बोले कि रानी, यह लड़की जिंदा नहीं रहेगी। इसकी उम्र बस इतनी ही थी। तो यह बात सुनते ही रानी के आंखों से जल की धारा बहने लगी और रानी रोते रोते बोली, मगर क्यों महाराज? आखिर क्यों जिंदा नहीं रहेगी? इसका क्या कसूर है जो आप इसके लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? तो रानी की बात सुनकर राजा बासिक बोले, क्योंकि यह एक लड़की है, लड़का नहीं, जिसने मेरा सिर झुकाने के लिए मेरे महल में जन्म लिया है। राजा के अपनी ही बेटी के लिए ऐसे विचलित कर देने वाले शब्द रानी के हृदय को छलनी कर रहे थे, जिसे रानी सिर्फ अपने आंसुओं से बयान कर रही थी। रानी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी। तो यह देखकर राजा बासिक ने कहा कि अब रोना धोना हो गया हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। फिर राजा बासिक ने रानी को उस यादगार मुलाकात के बारे में सारी बात बता दी और कहा कि मैं सिर झुकाना नहीं चाहता, मैं तो राजा पारीक का सिर झुकाना चाहता हूँ। तो राजा की बात सुनकर रानी बोली कि महाराज, इसमें सिर झुकाने की क्या बात है? लड़की तो पराई अमानत होती है। रानी ने समझाते हुए कहा कि महाराज, इसमें बुराई क्या है? आप हमारी राजकुमारी को राजा पारीक के पुत्र से ब्याह दीजिए। इसमें आपकी बहुत ही प्रशंसा होगी। इस बात की सारे लोग चर्चा करेंगे कि राजा अपनी जुबान के कितने पक्के निकले। वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह पृथ्वी लोक में राजा पारीक के बेटे से कर दिया। इतनी बात सुनकर राजा बासिक को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोले कि बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज रात तक तूने राजकुमारी को नहीं मारा तो मैं कल आकर साथ में तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कड़वे वचन कहकर राजा गुस्से में वहां से चले गए। रानी इस तरह राजा का गुस्सा देखकर सुन्न हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब राजा बासिक रानी को रोता हुआ छोड़कर महल से राज दरबार में पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि पृथ्वी लोक के राजा पारीक ने उनके नाम एक संदेशा भेजा है। संदेशे में लिखा था कि प्रिय मित्र राजा बासिक, मुझे आपको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है
कि हमारी रानी ने एक सुंदर और साहसी राजकुमार को जन्म दिया है। राजकुमार के नामकरण संस्कार वाले दिन जब राजकुमार की कुंडली पंडितों को दिखाई गई तो पंडितों ने बताया कि राजकुमार ने काफी अच्छे नक्षत्रों में जन्म लिया है, इसीलिए उसका नाम परीक्षित रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ओर से भी खुशखबरी जल्द ही सुनने को मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आपका प्रिय मित्र राजा पारीक। तो यह संदेश पढ़ते ही राजा वासुकी सुन्न हो गए, मानो उस संदेश के एक एक शब्द ने उनके हृदय पर आत्मघाती हमला किया हो। राजकुमार के नाम से अब राजा बासिक की चिंता और भी बढ़ गई। दूसरी तरफ रानी किसी भी हालत में अपनी राजकुमारी को बचाना चाहती थी और राजा से दया की भीख बेकार थी। तो रानी ने मन ही मन एक योजना बनाई और अपनी भरोसेमंद बांदी यानी कि नौकरानी उसको बुलाया और कहा कि देखो बांदी, तुम्हें तो याद होगा जब मैं ब्याह करके इस राज्य में आई थी तब मेरे पिताजी ने तुम्हें मेरे साथ भेजा था ताकि तुम हमारी हर बात को आदेश मानकर उसका पालन करो और हमारा ख्याल रखो। तो आज मुझ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ अवश्य देंगे। तो बांदी ने हाथ जोड़कर कहा कि महारानी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो बांदी की यह बात सुनकर रानी ने कहा, तो तुम हमारा एक काम करो, हमारी पुरानी सहेली शीला सेठानी को बुलाकर हमारे पास लाओ और इस बात का ध्यान रखना कि इसकी सूचना किसी और को ना मिले। तो रानी की बात सुनकर बांदी ने कहा कि ठीक है रानी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। कृपया करके आप थोड़ा अंधेरा होने की प्रतीक्षा करें, मैं आपकी सूचना शीला सेठानी तक अवश्य पहुंचा दूंगी। शीला सेठानी और रानी बचपन की सहेलियां थीं। दोनों का मायका एक ही जगह था। दोनों ही सहेलियां राजा बासिक की नगरी में ब्याही गई। दोनों का पीहर भी एक था और ससुराल भी एक था। बस फर्क इतना था कि एक रानी थी और दूसरी सेठानी थी। जैसे ही अंधेरा हुआ तो बांदी तुरंत शीला सेठानी के पास पहुंच गई और वहां जाकर सेठानी जी से बोली कि सेठानी, महारानी पर आज बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है। उन्होंने आपको तुरंत महल में आने को कहा है। तो सेठानी ने बांदी से वार्तालाप की तो उसे पता चला कि यह कार्य तो काफी खुफिया है। तो सेठानी ने बांदी को कहा कि तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ और रानी से कह देना कि मैं थोड़े ही समय बाद महल में पहुँच जाऊंगी। तो बांदी ने तुरंत वापिस आकर रानी को इसकी सूचना दे दी और कहा कि रानी, मैं आपका काम सकुशल कर आई हूँ। थोड़ी ही देर में सेठानी आती ही होगी। अपने मित्र की आने की सूचना सुनकर रानी काफी खुश हुई, क्योंकि केवल एक वही थी जो रानी की एकमात्र उम्मीद थी। करीब आधे घंटे बाद शीला सेठानी रानी के सामने हाजिर हो गई और अपनी मित्र शीला को देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। तो रानी को इस तरह रोता हुआ देखकर सेठानी ने कहा कि बहन, आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण तुम्हें इस तरह रोना पड़ रहा है। तो रानी ने रोते हुए कहा कि देखो शीला बहन, तुम पहले मेरी अभागन कन्या को देखो। तो शीला सेठानी ने लड़की की ओर देखा और कहा कि बहन, तुम्हारी राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है, इसमें रोने वाली क्या बात है। तो रानी ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाई और राजा बासिक द्वारा कही गई सारी बातें शीला सेठानी को बता दी और साथ ही यह भी बताया कि राजकुमारी को आज रात ही मारने का हुक्म दिया है। शीला सेठानी को यह बात सुनकर काफी धक्का लगा। फिर उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि बहन, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ। तो सेठानी की बात सुनकर रानी ने कहा कि बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को अपने घर ले जाओ और वहीं पर इसका पालन पोषण करो। इसके बदले में तुम्हारे पास जो पालतू खरगोश है उसको मारकर उसकी दोनों आंखें निकालकर बांदी के हाथों मेरे पास पहुँचा दो, ताकि मैं राजा को दिखा सकूं कि यह हमारी राजकुमारी की आंखें हैं। तो शीला सेठानी ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि बहन, समस्या तो काफी गंभीर है, पर आपकी ये योजना अच्छी है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने पति रतन सेठ को भी इसमें शामिल करना होगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए अपने पति को मना लूंगी। अपनी सहेली की सहायता मिलने से अब रानी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी।
रानी के गम के आंसू अब खुशी में तब्दील होने लगे थे। और फिर रानी बोली कि ठीक है बहन, मैं बांदी को भेजकर अभी सेठ जी को बुलवा देती हूँ। तो रानी ने बांदी को तुरंत रतन सेठ को बुलाने का आदेश दे दिया। थोड़ी ही देर में बांदी रतन सेठ को साथ लेकर महल में आ पहुंची। सेठ को रानी के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। अब रानी ने रतन सेठ को सारी योजना समझाई, एक ऐसी योजना जो राजा के खिलाफ थी। तो रतन सेठ के तो सुनते ही पसीने छूटने लगे और वह भयभीत हो गया और बोला कि रानी, हमें क्षमा करें, हम इस मसले पर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि यह बात किसी तरह राजा को मालूम पड़ गई तो तुरंत मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और साथ ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भी। यदि राजा बासिक को इस षड्यंत्र की जरा सी भी सूचना मिल गई तो वो हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तो सेठ जी की इन बातों से रानी की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। लेकिन रानी कुछ भी करके सेठ रतन को अपनी ओर करना चाहती थी, क्योंकि उनकी मित्र शीला और रतन ही रानी की पहली और आखिरी उम्मीद थे। तो रानी ने रोते हुए कहा, सेठ जी, आप दोनों और बांदी के अलावा कोई चौथा और नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे चार के अलावा इस योजना का पता किसी को नहीं चलेगा। कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए। और हाथ जोड़कर रानी बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी। तो शीला सेठानी से अपनी सहेली का इस तरह दुखी और रोना देखा नहीं गया। तो उसने भी अपने पति को खूब समझाया और बोली कि आप चिंता ना करें, हम चार के अलावा यह बात किसी पांचवें आदमी को पता भी नहीं चलेगी। अगर हम एक कन्या को बचा पाते हैं तो भगवान इसमें हमारा भला ही करेंगे। तो रानी के इस कदर आंसू बहते देखकर रतन सेठ का दिल भी पसीजने लगा और काफी सोच विचार के बाद रानी की सहायता करने की हाँ कर ली। सेठ और सेठानी उस कन्या को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए और बांदी को भी साथ ले गए, क्योंकि खरगोश की आंखें जो लेकर आनी थी। रात बीत रही थी, राजा बासिक का महल में आने का समय हो रहा था। तो बांदी ने तुरंत जाकर खरगोश की आंखें लाकर रानी को सौंप दी और अपने घर चली गई। थोड़ी ही देर बाद राजा बासिक महल में आए और देखते हैं कि रानी अपने सामने दो छोटी छोटी आंखें रखे हुए हैं और लगातार उन्हें देखकर रोती ही जा रही हैं। जब राजा ने रानी का हाल देखा तो उन्हें सच में यकीन हो गया कि रानी ने राजकुमारी को मरवा दिया है। तो राजा के दिल में रानी के लिए बहुत ही गहरा प्यार उमड़ पड़ा और राजा बासिक ने जाकर रानी को गले से लगाया और कहा कि महारानी, आप दुखी मत होइए, भगवान ने चाहा तो अगली बार आप एक राजकुमार को जन्म अवश्य देंगी। इस तरह राजा बासिक व रानी की रात बहुत ही जले कटे शब्दों से कटी। सुबह हुई तो राजा ने दोनों आंखों को उठाया और बड़ी ही श्रद्धा से नदी में प्रवाह करके राजकुमारी का अंतिम संस्कार करवा दिया और अपने दरबार चले गए। और इधर सेठ रतन और सेठानी शीला ने एक पंडित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। तो पंडित ने कहा कि सेठ जी, कन्या तो बहुत सुंदर है, इसीलिए मैं इसका नाम निहालदे रखता हूँ। आप इस कन्या को दुनिया की नज़र से बचा कर रखना, इसे कभी भी नज़र लग सकती है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सुंदर है। पंडित जी की बातों से सेठ व सेठानी बहुत ही खुश हुए और उन्हें पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। और उसी दिन राजा बासिक ने दरबार लगाकर एक पंडित को बुलवाकर राजा पारीक के नाम एक संदेश लिखवाया, जिसमें लिखा था कि प्रिय मित्र राजा पारीक, हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपके महल में राजकुमार परीक्षित ने जन्म लिया है। किंतु मित्र, आपको जानकर दुख होगा कि हमारे महल में एक मृत राजकुमारी ने जन्म लिया है। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आपका प्रिय मित्र राजा बासिक। इतना संदेश लिखवाकर राजा बासिक ने एक दूत के हाथों वह पत्र राजा पारीक के पास पहुंचा दिया। राजा बासिक का दूत जब राजा पारीक के दरबार में पहुंचा तो सभा में मौजूद सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। दूत का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। दूत भी राजा पारीक की स्वागत शैली से बहुत ही खुश हुआ, साथ ही उसे डर भी लग रहा था। उस झूठे संदेश को लेकर वह दूत बहुत ही डर रहा था जो राजा बासिक ने राजा पारीक के लिए भिजवाया था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी जब राजा पारीक ने संदेश पढ़ने का हुक्म दिया।
तो जैसे ही एक पंडित ने संदेशा पढ़कर सुनाया तो राजा पारीक, मंत्रीगण और सभा में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभा में एक सन्नाटा सा छा गया। आखिरकार सारे लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि यह कब और कैसे हुआ। लेकिन राजा पारीक ने सभा का सन्नाटा तोड़ते हुए कहा कि जब तक यह दूत यहाँ पर रुकना चाहता है रुक सकता है। इसकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जब इनका मन जाने को हो तो खजांची द्वारा इनकी इच्छा अनुसार इसे भेंट देकर विदा कर देना। तो इस तरह दूत को अतिथि गृह में भेज दिया गया। किंतु राजा पारीक इतने भोले और नासमझ नहीं थे जो केवल दूत के हाथों भेजे हुए एक संदेश पर विश्वास कर लें। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के ज्ञानी पंडितों को सभा में एकत्रित होने का हुक्म दिया। पंडितों को जैसे ही राजा का समाचार मिला तो वे सारे अपने अपने पोथी पुस्तक लेकर दरबार में इकट्ठे होने लगे। जो ज्यादा बुजुर्ग पंडित थे, यानी कि जो चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई, क्योंकि जो ज्यादा बुजुर्ग पंडित होते थे वे बहुत ही ज्यादा विद्वान माने जाते थे। वे किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने में बहुत ही समर्थ होते थे। ऊपर से यह मसला काफी गंभीर था, इसीलिए इसमें सभी पंडितों की उपस्थिति बहुत ही जरूरी थी। राजा के कहे अनुसार सारे पंडित दरबार में इकट्ठे हो गए तो राजा पारीक ने सभी को नमस्कार करते हुए कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य को चलाने में आप जैसे विद्वानों की विशेष भूमिका रही है। जब भी हमारी नगरी पर कोई संकट आया है तब तब आप लोगों ने हर समस्या का समाधान निकाला है और हमें विकट से विकट परिस्थितियों से बाहर निकाला है। आज एक ऐसा ही संकट हमारी नगरी और हमारे स्वाभिमान पर आन पड़ा है। तो राजा की बात सुनकर पंडित बोले कि बताइए महाराज, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं और कैसी विपदा आप पर आन पड़ी है। तो राजा पारीक ने राजा बाशिक के साथ हुई मुलाकात और आज भेजे गए राजा बाशिक द्वारा संदेश का सारा विवरण पंडितों को सुना दिया और बोले कि आप अपने अपने पतड़े खोलकर इस समस्या का पूरा विवरण मुझे बताइए। राजा बाशिक अपने संदेश के माध्यम से कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं। उस समय ऐसे ऐसे पंडित होते थे जो हर बीता हुआ और आने वाला कल सही सही बता देते थे। तो राजा की सारी कहानी सुनने के बाद में सारे पंडित अपनी अपनी पोथी पतड़े खोलकर इस कार्य में जुट गए। अपने कार्यों में जुटे हुए पंडितों को एक दिन बीत गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दूसरा दिन बीता। आखिरकार तीसरे दिन की शाम को सारे पंडित अपने अपने निर्णय पर पहुंच गए। सभी पुरोहितों ने अपनी अपनी जानकारी एक बुजुर्ग पंडित को बताकर कहा कि हम सब में से आप बड़े हो, आप ही पूरी कहानी महाराज को बताओ। तो बुजुर्ग पंडित ने सभी पुरोहितों की बात पर सहमति जताई और राजा पारीक से बोले कि महाराज, राजा बाशिक को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो सिर्फ इतनी कि उनकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है और आपकी रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। उनका मानना है कि यदि वह अपनी कन्या को आपके राज्य में ब्याहते हैं तो उनकी लड़की वालों की तरफ से होने के कारण उनका सिर हमेशा आँख के सामने झुका रहेगा। इसी अपमान से बचने के लिए उन्होंने उस कन्या को मरवाने की भी कोशिश की, लेकिन वह कन्या जिंदा है। राजा बाशिक की नगरी में ही उसका पालन पोषण किया जा रहा है। किंतु महाराज, राजा बाशिक को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हे राजन, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमेशा ध्यान रखना कि नागलोक में जाकर अपने पुत्र वधू को बलपूर्वक पृथ्वी लोक पर लाने का निर्णय अपने जहन में कभी भी मत लाना, क्योंकि राजा बाशिक नागों के देवता हैं और उनके पास बहुत ही बलधारी नागों का समूह है। वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सकता। तो पंडितों की बात सुनकर राजा पारीक बोले, तो क्या मेरी पुत्र वधू को नागलोक से पृथ्वी लोक पर लाने का कोई रास्ता नहीं है? तो राजा की बात सुनकर पंडित ने कहा कि महाराज, इसका केवल एक ही रास्ता है। जब वह कन्या 18 वर्ष की हो जाएगी तो राजा बाशिक को कोढ़ हो जाएगा। कोढ़ इतना भयंकर होगा कि राजा का शरीर धीरे धीरे गलने लगेगा। उस रोग को ठीक करने के लिए राजा बाशिक को नागलोक में कहीं भी कोई भी दवा नहीं मिलेगी। वो इस रोग से तभी स्वस्थ होंगे जब उनकी कन्या निहाल दे पृथ्वी लोक पर स्थित
भालरा नामक कुएं के पानी से राजा को स्नान करवाएगी। हे राजन, एकमात्र यही उपाय है जिससे राजा बासिक का कोढ़ रोग ठीक हो सकता है। इसीलिए महाराज, कृपया करके उस कन्या को 18 वर्ष तक वहीं पर होने दे। जब वह भालरा कुआं पर आएगी तब राजकुमार परीक्षित वहां से उसे जबरदस्ती भी ला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो। इतनी बात कहकर सारे पंडित अपने अपने स्थान से खड़े हुए और राजा से बोले कि हे राजन, हमें जाने की इजाजत दे। तो राजा ने सभी पंडितों को भारी दक्षिणा देकर विदा किया और आने वाले 18 वर्षों के बारे में सोचने लगे। समय अपनी गति से बीतने लगा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीता, फिर 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष और एक दिन ऐसा भी आया जब निहालदे 18 वर्ष की हो गई। एक दिन राजा बासिक अपने घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाजार की सैर कर रहे थे तो अचानक रतन सेठ की हवेली की छत की ओर राजा की नजर गई। तो राजा ने देखा कि वहां पर बहुत ही अचंभित करने वाला दृश्य है। उन्होंने देखा कि आसमान से एक साथ 2 सूरज निकले हैं। लेकिन जैसे ही राजा ने ध्यान से देखा तो राजा को पता चला कि एक नौजवान रूपमती लड़की छत पर अपने बाल छुपा रही थी। लड़की इतनी सुंदर थी और उसका तेज मानो सूरज के समान था। राजा बासिक उस लड़की की सुंदरता पर इस कदर मोहित हो गए कि मन ही मन उससे विवाह करने का निर्णय कर लिया। राजा बासिक इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिससे वो विवाह करना चाहते हैं वो उन्हीं की पुत्री है। सत्य का जमाना था। उस समय पाप की सजा बहुत ही भयंकर मिलती थी। तो राजा बासिक को उसी समय शरीर में खुजली चलनी शुरू हो गई जब उन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह करने का निर्णय लिया। तो इस तरह खुजली चलने पर वो अपने महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचते पहुंचते राजा के शरीर में खुजली इतनी तेज हो गई कि राजा पागलों की तरह पूरे शरीर को खुजलाने लगे। और 18 सालों बाद वो वक्त आ चुका था जब राजा बासिक कोढ़ नामक रोग की गिरफ्त में आ चुके थे। अब राजा का शरीर धीरे धीरे गलने लगा था। कोढ़ ने राजा को चारों ओर से घेर लिया था। एक से एक नामी वेद हकीमों को बुलाया गया। सभी ने अपनी अपनी दवाइयां भी दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह दवाइयों का असर ना होता देखकर राजा बासिक ने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों को सभा में इकट्ठे होने का हुक्म दिया। जब राज्य के सारे पंडित सभा में इकट्ठे हुए तो राजा ने कहा, पंडितों, अपनी अपनी पोथी खोलिए और अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। मुझे बताइए कि मैं इस भयंकर बीमारी की गिरफ्त में कैसे आया हूँ जो दिन रात मेरे शरीर को खाए जा रहा है, और इसका उपाय क्या है वो भी हमें बताइए। तो राजा का ये हाल देखकर पंडित भी काफी चौंक गए और राजा के आदेश अनुसार अपने पोथी पतड़े खोलकर बैठ गए। तो राजा ने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, आपने कुछ बताया नहीं। तो इस पर कोई भी पंडित नहीं बोला, क्योंकि सारे पंडित डर रहे थे। जो षड्यंत्रकारी योजना रानी ने राजा के खिलाफ बनाई थी। राजा ने सारे पंडितों को इस तरह चुप देखकर काफी गुस्से में आ गए और बोले कि सबको क्या हो गया है? क्या तुम्हारी विदा अब विफल हो गई है? क्या अब हम तुम्हें राज्य के ज्ञानी पंडितों की उपाधि देना बंद कर दें? राजा द्वारा इस तरह गुस्से में पूछने पर भी कोई भी पंडित कुछ भी नहीं बोला। तो राजा बासिक ने कहा कि ठीक है, आप सब अपने अपने घर जाइए और इस समस्या पर विचार कीजिए। यदि कल तक आप लोगों ने मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी तो याद रखना, मैं आप सभी को फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो राजा के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनने के बाद सारे पंडित डरते डरते अपने घर चले गए। घर जाकर पंडितों ने चौपाल में एक सभा का आयोजन किया और उनमें से एक ने कहा, देखो भाइयों, यदि हम राजा को सही सही बताएंगे तो भी हम सब मारे जाएंगे, और अगर नहीं भी बताएंगे तो भी मारे जाएंगे। आखिर हम करें तो क्या करें? तो सारे पंडित एक बुजुर्ग पंडित के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे कि दादा, आप हम सबसे विद्वान हैं और बुजुर्ग भी हैं। आप हम पर कृपा करके कोई हल निकालें जिससे हमारी जान बच जाए। तो उस बुजुर्ग पंडित ने सभी पंडितों को इतना भयभीत देखकर कहा कि ठीक है, कल मैं बताऊंगा राजा को सारा सत्य। अगर राजा को दंड देना होगा तो वो मुझे दे देंगे, वैसे भी मेरी तो अब उम्र हो चली है।
और तुम्हारी जिंदगी जीने की उम्र है, इसीलिए तुम सब चिंता छोड़ दो और कल मेरे साथ चलना। दरबार में मेरे पीछे बैठ जाना और सारा काम मुझ पर छोड़ देना। मैं अपनी तरफ से सारा वृतांत राजा को बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी बेटी को मारने का आदेश दिया और रानी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या किया, और आप अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए, उसी वजह से आपको कोढ़ हो गया है। और इस कोढ़ का इलाज भी बताऊंगा। नागलोक के राजा बासिक और पृथ्वीलोक के राजा पारिक की कहानी को आज यहीं पर विराम देते हैं और कल की कहानी में अपने सुनेंगे कि जब राजा बासिक को सत्य का पता लगेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वो रानी को इस षड्यंत्र की क्या सजा देंगे। क्या राजा अपनी बेटी निहालदे को अपना लेंगे और राजा पारिक भी राजा बासिक के झूठे संदेश पर कौन सा कदम उठाएंगे। ये सब जानने के लिए कल की कहानी को जरूर सुनने के लिए अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना, ताकि कल प्रस्तुत होने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को सुन सके। साथ ही कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना कि आपको पहला भाग कैसा लगा और कल आने वाले अंतिम भाग का आपको कितनी बेसब्री से इंतजार है, जानकर हमें खुशी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।